नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द फायर सीरीज फोकस आइडेंटिफाई रिवाइज एक्सेल। हम लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 3। पहले दो पार्ट्स में हमने काफी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कवर किए और आज के सेशन में हम कुछ एग्जाम के ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। याद रखिएगा, पीवाईक्यूज आर नॉट जस्ट प्रैक्टिस, ये एग्जामिनर के दिमाग का डायरेक्ट विंडो है। इन्हें समझ लेना मतलब नीट फिजिक्स में आपको एक एज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन पीवाईक्यूज पार्ट 3। लेट्स स्टार्ट। A shell of mass m is at rest initially. It explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular directions with speed v each, the speed of the third, that is lighter fragment is. पहले दो पार्ट्स जिनका मास 2m और 2m है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। दैट मींस अगर एक को आप x में तो दूसरे को y में मानेंगे। लेट्स से तीसरे पार्ट का वेलोसिटी v डैश है। दैट मींस इन एक्सप्लोजन वी नो दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना पड़ता है हमें। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी गेट 2m vi क्या, बिकॉज मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको वेक्टोरियली ही इनको इक्वेट करना पड़ेगा। सीधा 2mv प्लस 2mv मत लिख दीजिएगा, 2mvi कैप प्लस 2mvj कैप इक्वल टू final momentum is mv dash vector. So this is initial momentum and this is final momentum. On solving we get v dash vector is equal to 2vi cap 2vj cap. That means magnitude of v dash is under root of 2v square plus 2v square. That will give us option D. इसको हम वेक्टोरियली बजाय स्केलर से भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। लेट्स से इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था m, then 2m in x direction, 2m in y डायरेक्शन एंड तीसरा वाला मास m मान लीजिए इधर है v डैश और एंगल है थीटा। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हमने ये कैसे पता किया कि इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, इसमें या इस डायरेक्शन में क्यों नहीं होगी? बिकॉज द लॉजिकल रीजन इज इनिशियली एंटायर मोमेंटम इज जीरो, इनिशियली द पार्टिकल इज एट रेस्ट, द बॉम्ब इज एट रेस्ट, और फाइनली भी मोमेंटम जीरो होने के लिए बिकॉज एक पार्ट का मोमेंटम प्लस x में है और एक पार्ट का मोमेंटम प्लस y में है। दैट मींस जो तीसरा पार्ट है उसका मोमेंटम कुछ इस तरह से होगा कि उसका एक कंपोनेंट माइनस x में आए जो प्लस x वाले मोमेंटम को कैंसिल आउट कर दे, और एक कंपोनेंट उसका माइनस y में आए जो प्लस y वाले मोमेंटम को कैंसिल आउट कर दे। दैट मींस फाइनली इसके अगर आप कंपोनेंट देखेंगे तो वह कंपोनेंट विल बी v डैश cos थीटा और यहाँ वाला कंपोनेंट इज v डैश sin थीटा। सो हम x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सेपरेटली अगर लगाएंगे, x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम वाज 0, फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज 2mv माइनस mv डैश cos थीटा। यहां से आ जाएगा v डैश cos थीटा इज 2v, एंड इन y डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम इज 2m into v माइनस 2m into v डैश sin थीटा। सो v डैश इक्वल टू v डैश sin थीटा इक्वल टू 2v। अब अगर आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे यू विल गेट v डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2v का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर। दैट मींस v डैश का स्क्वायर इक्वल टू 8v स्क्वायर। दैट मींस v डैश कम्स आउट टू बी 2 root 2v। Moving on to next question. A ball of mass 0.15 kilogram is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse, देखिए impulse का मतलब होता है change in momentum. As the particle is dropped, u is 0, the height is 10 meter. मान लीजिए किसी v स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो you will write that v square equal to u square plus 2as. That means v here becomes under root 2gh, और वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए v is under root 2gh। h हाइट से जब भी कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है that particle strikes the ground with a speed under root 2gh अगर h हाइट से ड्रॉप किया जाता है। सो ये आ जाएगा 2 into g is 10, h is also 10, it becomes 10 root 2 मीटर पर सेकेंड। और बिकॉज पार्टिकल रिबाउंड होकर भी सेम हाइट तक गया है, इसका मतलब ये इसी स्पीड से उछला भी होगा। नाउ इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आपको यही बोलूंगा मैं, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो चेंज भी वेक्टोरियली कैलकुलेट कीजिएगा। तो आप इस केस में चेंज करेंगे अगर कैलकुलेट डेल्टा पी इक्वल टू m v j कैप माइनस m v माइनस j कैप, जीरो मत लिख दीजिएगा।
चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम जरूर जीरो है, दैट मीन्स डेल्टा पी इक्वल टू 2mv जे कैप। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे, मास इज 0.15 एंड वेलोसिटी इज 10 into 1.41, सो इट बिकम्स 4.23 अराउंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो ए इज द आंसर। सो आपने ये याद रखना है कि अब से अगर रिबाउंड सेम स्पीड से होता है, परपेंडिकुलर रिबाउंड अगर सेम स्पीड से होता है, तो इन दैट केस डेल्टा पी इज 2mv। आपको याद होगा ये वाला रिबाउंड केस, ऑब्लिक रिबाउंड। यहां मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 2mv cos थीटा जब भी ऑब्लिक रिबाउंड हो, और यहां पे फॉर्मूला है 2mv जब परपेंडिकुलर रिबाउंड हो। सो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन, रिजिड वॉल एट 60 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड इंपल्स, इज दिस द सेम क्वेश्चन? यस, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और ऐसे में अगर ये एंगल थीटा होता है, सो चेंज इन मोमेंटम इज 2mv cos theta. That means impulse will be 2 into m into v into cos 60. Cos 60 itself is half. So यहाँ पर आ जाएगा आंसर mv। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और प्रूफ इसका यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए, कंप्लीटली हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से ये प्रूफ आता है। यू कैन रेफर टू दिस स्लाइड ऑफ प्रीवियस लेक्चर। इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट्स, फाइनल मोमेंटम के कंपोनेंट्स, और किस तरीके से मोमेंटम में चेंज आया था, एवरीथिंग, सब कुछ इस वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। Coming back to the next question. Force acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph as shown. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 seconds. A note, we know that area of ft graph gives change in momentum, और अगर आपको नहीं पता है तो प्रूफ देखिए। देखो, किसी भी ग्राफ y-x ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन y dx होता है। तो अगर आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी y-x ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन y dx होता है। तो अगर आपको f dt ग्राफ का एरिया चाहिए तो आप लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन f dt, और f can be written directly as dp by dt, dt से dt get cancelled. So इस केस में एरिया इज इंटीग्रल dp that becomes delta p. So it is very important कि आपको पता हो ft ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम देता है। ft ग्राफ का एरिया गिव्स चेंज इन मोमेंटम, और अगर ft ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम देता है तो इस केस में अपन एरिया पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया 3 हाफ इंटू, आई एम सॉरी, एरिया इज 6 हाफ इंटू 2 इंटू 6। इस रेक्टेंगल का एरिया इज 1 इंटू 3, दैट मीन्स 3, और अगले रेक्टेंगल का एरिया इज 4 से 8 2 और 3 6। सो दिस एरिया विल बी इन नेगेटिव, ध्यान रखिएगा। तो टोटल एरिया ई एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव में और नीचे वाला एरिया नेगेटिव में। ट्राइंगल का एरिया इज हाफ इंटू 2 इंटू 6, दैट इज 6। इस रेक्टेंगल का एरिया, ये वाली साइड अगर आप देखेंगे तो 2 है, और ये वाली साइड देखेंगे तो 3 है। सो दिस एरिया इज रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज 6। और अगर आप इस वाले रेक्टेंगल में देखेंगे तो ये आ गया 4 से 8 4, और ये हाइट है इसकी 3, तो ये बना 12। ई एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव में लिया जाएगा 6 प्लस 12, नीचे वाला एरिया नेगेटिव में, दैट मींस आंसर इज 12 न्यूटन सेकंड। क्वेश्चन बहुत बेसिक था, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ft ग्राफ का एरिया आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रिक्शन पर बेस्ड है। अगर कोई ब्लॉक किसी सरफेस पे है, जैसे कार की सरफेस पे, तो ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगेगी, एंड दैट फोर्स विल बी फ्रिक्शन। दैट मींस द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द ब्लॉक इज फ्रिक्शन ओनली। और अगर ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है, hence maximum value of force is mu smg, that is maximum acceleration, that is maximum acceleration is mu g. So अब से इसको याद रखिएगा, अगर किसी भी कार पे, किसी भी ट्रक पे या किसी भी सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा है, एंड बिकॉज सरफेस इज मूविंग, so the maximum acceleration of that block will be mu g only. So in this case mu is 0.15 into g is then 1.5 meter per second square. नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A block of mass 2 kg is placed on inclined rough surface AC of coefficient of friction mu. G अगर इतना है, the net force on the block, देखिए इस प्लेस, ये मूव नहीं कर रहा है, इट इज नॉट मूविंग। हमें पता भी कर लेते हैं मूव कर रहा है या नहीं, मूव कर रहा है या नहीं किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे, उसकी कंडीशन देखिए। अगर tan थीटा म्यू से ज्यादा होगा ब्लॉक विल स्लाइड, लेकिन अगर tan थीटा म्यू से कम होगा ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। ये कंडीशन है, पहले समझिए। किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे आपको tan थीटा और म्यू इनको देखना पड़ता है, तो पहले tan थीटा बताइए। tan 30 इक्वल टू 1/√3 एंड म्यू इज ऑल्सो 1/√3, ये दोनों बराबर है इस केस में। दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हैं इट विल
बी अबाउट टू स्लाइड, ये बस स्लाइड करने ही वाला होगा, इम्पेंडिंग मोशन में होगा, बिना एक्सिलरेशन के हो सकता है स्लाइड करे, एक्सिलरेशन तो नहीं होगा। तो आप इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, या तो आप ये बोल सकते हैं कि स्लाइड करने ही वाला होगा, या आप ये बोल सकते हैं जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट ही करेगा बट एक्सिलरेशन नहीं होगा। अगर एक्सिलरेशन नहीं होगा इस केस में, दैट मीन्स फ्रिक्शन इन दिस केस विल बी स्टैटिक mg sin theta and normal reaction इधर that will be mg cos theta and mg नीचे mg sin theta और mg cos theta आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इन दोनों का रिजल्टेंट भी mg बनेगा, mg sin theta होल स्क्वायर प्लस mg cos theta होल स्क्वायर अंडर रूट, तो नेट फोर्स विल बी mg और एक नीचे भी लग रही है mg, तो आप ये कह सकते हैं इसमें नेट फोर्स जीरो है। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, आप इस बात को देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, जब आपको समझ में आ गया है कि इट इज नॉट स्लाइडिंग या फिर आप ये बोल दीजिए एक्सेलरेशन इज जीरो, हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे कि tan थीटा और म्यू सेम है, एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट मींस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज जीरो। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको जैसे ही समझ में आया कि ये पार्टिकल एक्सेलरेटेड नहीं है, अगर ये पार्टिकल एक्सेलरेटेड नहीं है तो नेट फोर्स भी इस पे जीरो होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.05, बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.05, यहाँ पे म्यू आपको दिया हुआ है 0.05, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल एंड नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट। आपको एक्सेलरेशन पता करना है, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम 2g नीचे, T ऊपर और T इधर। सो यहां पर देखिए देयर विल बी अ फ्रिक्शन म्यू एन, मतलब म्यू mg पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन इधर राइट में होगा ट्रॉली का और ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा। सो वी कैन राइट फॉर द ब्लॉक 2g माइनस T इक्वल टू 2 इंटू ए, और ट्रॉली के लिए हम लिखेंगे T इक्वल टू 10a। अब आप ऐड कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा 2g, एंड फॉर ट्रॉली वी विल राइट T माइनस म्यू mg इक्वल टू ma। आप ऐड कीजिए, देखिए दो इक्वेशन है, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐड अगर आप करेंगे तो 2g माइनस म्यू mg, ट्रॉली का मास 10 है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया इसका मास ऑलरेडी, इक्वल टू 2a प्लस ma, दैट मीन्स 2g माइनस म्यू की जगह 0.05, m की जगह 10, g की जगह भी 10, इक्वल टू 12a। यहां से अपने पास आ जाएगा a इक्वल टू 20 माइनस 5 अपॉन 12, दैट मीन्स फाइनली a इक्वल टू 15 बाई 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप ऑल्टरनेटिव मेथड से भी बहुत आसानी से कर सकते थे। ऑल्टरनेटिव मेथड कौन सा है, देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसमें आप अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, पिछले लेक्चर में अपनी बात हुई थी, नेट फोर्स को नेट मास से डिवाइड कर दीजिए, खींचने वाली फोर्स 2g, रोकने वाली फोर्स म्यू इंटू m इंटू जी अपॉन टोटल मास 2 प्लस 10, ये आ जाएगा 20 माइनस 5 अपॉन 12, 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे केसेस में जरूरी नहीं है आप पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अगर आप ऐसे केसेस में एक्सपर्टीज रखते हैं, 2-4 क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, तो आप डायरेक्टली टोटल ड्राइविंग फोर्स सिस्टम की निकालिए, उसको टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following statement is incorrect? Friction less force opposes, I think ये होना चाहिए frictional force opposes the relative motion, ये ठीक लग रहा है मुझे। Limiting value of static friction is directly proportional to normal reaction, ये भी ठीक है, mu s n होता है। Rolling friction is smaller than sliding friction, ये फैक्ट है, ये अपने को पता ही है। Coefficient of sliding friction, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो, दैट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, तो आंसर ये है, आंसर इज डी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये डायग्राम देखिए, मास m1 रेस्ट ऑन द टेबल, m2 इज सस्पेंडेड, m1 पे टेंशन T लगेगा, पीछे फ्रिक्शन, और m2 पे डाउनवर्ड m2g और ऊपर टेंशन। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, और आप बता सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक एक बार बता दीजिए, मैं उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करके एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अभी सीरीज भले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चल रही है, बट इन बिटवीन आपको किसी भी तरह की प्रोफाइल के क्वेश्चन समझने हो, कोई टॉपिक समझना हो, आप बताइएगा, आई विल मेक अ वीडियो। खैर यहाँ पर अगर आप इक्वेशन लिखते हैं टी की इस m1 के लिए, तो वी विल राइट t माइनस म्यू m1
G इक्वल टू M1A और M2 के लिए M2G माइनस T इक्वल टू M2A। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये दोनों सेम क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन जो अभी हमने प्रीवियसली किया था और जो क्वेश्चन हम आप कर रहे हैं वो दोनों इक्वल है। सो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट, ऐड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। यू विल गेट M2G माइनस म्यू M1G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। दैट मीन्स A यहां से आ जाएगा M2G माइनस म्यू M1G अपॉन M1 प्लस M2। एंड ऑन सॉल्विंग आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। टेंशन विल बिकम म्यू M1G इंटू M2 प्लस M2G इंटू M1 अपॉन M1 प्लस M2। इस एक्सेलरेशन को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज M1 M2G 1 प्लस म्यू अपॉन M1 प्लस M2। दैट इज B इज द आंसर। सो बेटा ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट विल बी द क्लोजिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्लोज करके किसी और चैप्टर के पीवाईक्यूज करने शुरू करेंगे। अब तक आपने ये देख लिया कैसे एग्जामिनर कॉन्सेप्ट्स को ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन मोर और लेस वही क्वेश्चंस बार बार घूम कर आते हैं, वही कॉन्सेप्ट्स बार घूम कर आते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, स्मार्टली सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। एग्जाम के लिए यही परफेक्ट रिवीजन है, पीवाईक्यूज से अच्छा कोई रिवीजन है नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को द सेंट्रल मैक्सिमा को, ताकि कोई भी पीवाईक्यूज मिस ना हो। लास्ट में जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आएंगे ये आपके लिए रामबाण बनता जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता जाएगा। और अपनी नीट की फिजिक्स के लिए तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।